मैं एक स्टेट बैंक्वेट शेफ हूँ। अपनी बेटी की मदद के लिए मैंने 80,000 युआन महीने की नौकरी छोड़ दी और उसके हुनान रेस्टोरेंट में हेड शेफ बन गया। मेरे बेहतरीन खाने की वजह से रेस्टोरेंट जल्द ही दूर दूर तक मशहूर हो गया। एक दिन काम के बाद मेरे अप्रेंटिस ने मेरे लिए मूंगफली पीनट्स की एक प्लेट लाकर रखी। मेरे दामाद ने जैसे ही देखा उसने मुझे ठंडी नजरों से देखा। मैंने समझाया, ये मेरे अप्रेंटिस ने अपने पैसे से खरीदी है। अगर भरोसा नहीं है तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और मेरी बेटी की तरफ मुड़कर ताना मारते हुए बोला, घर के अंदर चोरों से बचना मुश्किल होता है। मेरी बेटी थोड़ी झिझक के साथ बोली, पापा को बस मूंगफली पसंद है, सिर्फ एक प्लेट मूंगफली ही तो खाई है और कुछ नहीं। मेरी सास तुरंत बीच में बोल पड़ी, ऐसा नहीं कह सकते, हमारा छोटा सा बिजनेस है, हम इतने लापरवाह नहीं हो सकते। आज अगर ये मूंगफली लेंगे कल दूसरे लोग भी ऐसा करेंगे, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम हमारे घर की बहू हो, तुम्हें हमारे परिवार के बारे में सोचना चाहिए। अगर सच में काम नहीं चल रहा तो हम कोई और शेफ रख लेंगे। मेरी बेटी ने परेशानी भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और बोली, पापा आप सबसे माफी मांग लीजिए और बात खत्म कर दीजिए। जब मैंने देखा कि अपने ही बाप पर उसे भरोसा नहीं है तो मैंने गुस्से में चॉपस्टिक्स टेबल पर पटक दी। ठीक है, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, जाकर नया शेफ रख लो, जैसे तुम्हारी सास कह रही हैं। जैसे ही मैंने अपनी शेफ की टोपी उतारी, मेरी बेटी शेन किंगनिंग की आंखों में नाराजगी की झलक दिखाई दी। पापा, क्या आप मुझे मुश्किल में डालना चाहते हो? क्या आप मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते? मेरा दिल फिर से टूट गया। मैं एक स्टेट बैंक्वेट शेफ हूं, फिर भी इस छोटे से शहर में अटका हुआ हूं और सिर्फ 1000 युआन महीने खर्च के लिए मिलते हैं। ये लोग अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स लेने को तैयार नहीं होते, इसलिए मुझे हर महीने अपनी जेब से कम 10,000 युआन खर्च करने पड़ते हैं। मेरे अप्रेंटिसेस के रहने खाने का खर्चा भी मैं ही उठाता हूं। कम सैलरी की वजह से पिछली बार जब किचन हेल्पर्स और असिस्टेंट स्ट्राइक पर चले गए थे तो मैंने ही अपने पैसे देकर मामला शांत करवाया था। क्या ये सब उनके लिए सोचना नहीं है? मेरा दामाद जियांगझू हंसी उड़ाते हुए बोला, पापा गलती आपकी है और दो चार बातें सुन भी नहीं सकते। आप दिन ब दिन ज्यादा उलझे हुए लग रहे हैं। मेरी सास भी बोल पड़ी, सिर्फ कुछ बातों की वजह से नौकरी छोड़ दोगे? थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? तुम जानते हो बाहर शेफ्स कितने महंगे होते हैं, छोटे से काउंटी टाउन में भी। लेकिन मेरे जैसे स्टेट बैंक्वेट शेफ जो बीजिंग से वापस आया हो, उसकी सैलरी कम से कम 20,000 युआन महीना होती है। इसलिए उनका अगर नहीं चल रहा तो शेफ बदल देंगे। असल में मुझे धमकाने और पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश थी, पर मैं उनके जाल में नहीं फंसा। मैंने जोर से नाक से सांस छोड़ी और कहा, मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी है, कभी इतनी बेइज्जती नहीं झेली। तुम किसी और को शेफ रख लो, मैं वापस वहीं चला जाऊंगा जहां से आया हूं। तुम जैसे बड़े लोगों की नौकरी मुझे नहीं चाहिए। मेरा अप्रेंटिस भी मेरी तरफ से बोल पड़ा, मास्टर ने हमेशा सिखाया है कि रेस्टोरेंट से बिना पूछे कुछ नहीं लेना चाहिए। मूंगफली मैंने अपने पैसे से खरीदी थी, अगर यकीन नहीं है तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही जियांगजू ने उसे घूर कर देखा और डांटते हुए बोला, तुझे बोलने का हक किसने दिया? सीसीटीवी कैमरेज खराब हैं, तभी तुम लोग चोरी करने की हिम्मत करते हो। मेरी सास ने मेरी तरफ देखकर कहा, आखिर में ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी बेटी की बात मान लो, गलती मान लो और बात खत्म करो। झूठ बोलने का क्या फायदा? मेरा अप्रेंटिस कुछ देर के लिए चुप हो गया। मुझे इतनी शर्म और गुस्सा आया कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। दांत भींचकर मैंने जवाब दिया, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक प्लेट मूंगफली भी नहीं खरीद सकता? मैं तुमसे फिर पूछता हूं, मैं शेन किंगनिंग का बाप हूं। अगर मैंने एक प्लेट मूंगफली खा भी ली होती तो क्या हुआ? क्या मैं उसका हकदार नहीं हूं? मेरे सवालों की बौछार ने जियांगजू और मेरी सास दोनों को चुप कर दिया। सबकी नजरें शेन किंगनिंग पर टिक गईं। उम्मीद थी कि वो कुछ बोलेगी। मैं भी उसकी तरफ देख रहा था। आखिर मैं उसका बाप था, मैंने उसे पाला पोसा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अब जब मैंने इतनी बात कह दी थी तो क्या वो मेरी तरफ नहीं होगी? लेकिन शेन किंगनिंग ने भौएं सिकोड़ते हुए मुझे डांटा, पापा मुझे लगता है आप सच में बुढ़े हो गए हो। अगर आपको मूंगफली चाहिए थी तो मुझसे मांग लेते या खुद खरीद लेते, लेकिन रेस्टोरेंट की चीज बिना बताए लेना गलत है। अगर दूसरे रिश्तेदार भी आपकी तरह करने लगे तो मेरा रेस्टोरेंट कैसे चलेगा? जल्दी से माफी मांगो। बाहर वालों को हम पर हंसने का मौका मत दो। आपको शर्म नहीं आती होगी, लेकिन मुझे आती है। उसकी बातें और भी ज्यादा चुभने लगी। मुझे इतना गुस्सा और दुख हुआ कि मैंने दोनों हाथों से अपना सीना पकड़ लिया और दिल में तेज दर्द उठने लगा। मैं वहीं झुक कर बैठ गया। मेरा अप्रेंटिस घबरा कर चिल्लाया, अरे नहीं, मास्टर को हार्ट अटैक आ रहा है, जल्दी मदद करो। लेकिन शेन किंगनिंग और बाकी लोगों ने बिल्कुल ठंडी प्रतिक्रिया दी। उनकी आंखों में तो तुच्छता तक नजर आ रही थी। मेरी सास तंज करते हुए बोली, माफी मांगने से बचने के लिए बीमार होने का नाटक कर रहे हो? इतने जिद्दी क्यों हो? क्या तुम किंगनिंग को थोड़ा सुकून नहीं दे सकते?
जियांगझू भी भूल पड़ा। किंगनिंग ने जो कहा बिल्कुल सच कहा। क्या इतनी सी बात के लिए इतना ड्रामा जरूरी है? अभी वैसे ही बिजनेस का माहौल खराब चल रहा है, अगर ऐसी आदत शुरू हो गई तो रेस्टोरेंट कैसे चलेगा? शेन किंगनिंग ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, पापा बस कीजिए, नाटक मत कीजिए। थोड़ा तमीज से पेश आइए, उठिए और खाना बनाइए। दोपहर में बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट्स आने वाले हैं। जब तक खाना अच्छा बनेगा इस बात को भुला दिया जाएगा। सिर्फ एक प्लेट मूंगफली की बात है, मैं इसे नजरअंदाज कर दूंगी। उनकी घमंडी बातें सुनकर मुझे और गुस्सा आया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मुझे हेड शेफ सिर्फ एहसान करके बनाया हो। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया और माथे पर ठंडा पसीना छूटने लगा। मेरा अप्रेंटिस गुस्से में बोल पड़ा, क्या आप सब पागल हो गए हैं? क्या आपको लगता है मास्टर सच में नाटक कर रहे हैं? वो मुझे संभालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल जियांगझू ने उसे रोक दिया और ठंडे लहजे में बोला, बाहर बहुत लोग हैं, बिजनेस पर असर मत पड़ने दो, मेहमान अभी आने वाले हैं। मेरी सास ने तीखा तंज मारते हुए कहा, पता नहीं किसने इसे इतनी बुरी आदतें सिखा दी हैं। शेन किंगनिंग ने सीधा मेरे अप्रेंटिस की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुम निकाल दिए गए हो, जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। ये देखकर मेरा खून खौल उठा। अगले ही पल मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पास सिर्फ मेरा अप्रेंटिस था। मेरी अपनी बेटी शेन किंगनिंग कहीं नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब मेरा अप्रेंटिस मुझे खाना खिला रहा था, तब मेरा छोटा भाई हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए कमरे में आया। बड़े भाई, उसने कहा, किंगनिंग ने सब कुछ बता दिया है, आप और कितनी देर यहां पड़े रहोगे? बीमार होने का नाटक बंद करो। अपनी ही बेटी से बहस करने का क्या फायदा? हम बड़े लोग हमेशा छोटों के लिए ही सोचते हैं। आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। मुझे लगा था वो मुझे तसल्ली देने आया है। आखिर बचपन से मैंने हमेशा उसका ख्याल रखा था, सबसे अच्छा खाना पीना दिया। बाद में जब उसने जुआ खेलकर कर्जा कर लिया था तो मैंने ही उसका कर्जा चुकाया था। और क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी, मुझे डर था कि वो भूखा ना रहे, इसलिए मैं अक्सर उसके लिए खाना ले जाता था। तर्क के हिसाब से तो उसे सबसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए था कि मैं कैसा इंसान हूं, लेकिन उसने भी मुझे ही दोष देना शुरू कर दिया। क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरे हाथ में आईवी ड्रिप लगी है और मुंह में ट्यूब्स लगी हैं? मेरा भाई हंसी उड़ाते हुए बोला, चलो छोड़ो, मैं जानता हूं तुम हमेशा से बहुत चालाक रहे हो, ये सब नाटक है। मैं तो समझता था तुम्हारा परिवार बहुत खुश और एकजुट है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि अंदर से इतना बिखरा हुआ निकलेगा। उसकी आंखों में हल्की सी खुशी और मजाक उड़ाने वाली चमक थी। तब मुझे समझ आ गया कि मैंने एक बार फिर गलत इंसान पर भरोसा किया था। मेरा भाई आगे बोला, अब बाहर सारे रिश्तेदार कह रहे हैं कि तुम सामने से तो बहुत अच्छे आदमी लगते हो, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत लालची हो। एक प्लेट मूंगफली तक छोड़ नहीं सकते। किंगमिंग फेस्टिवल के दौरान भी सबने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी। जब तुम नहीं माने तो सबने मिलकर फैसला किया कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। उसने कंधे उचका दिए। तुम जैसे बुढ़े आदमी के लिए अकेला रहना आसान नहीं है। तुम्हारी बेटी और दामाद तुम्हारे साथ कितना अच्छा बर्ताव करते हैं। तुम्हें जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए, वरना लोग तुम्हारे पीछे बातें करेंगे। आखिर में सब तुमसे दूर हो जाएंगे और बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। उसकी हर बात मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी बेटी अपने बाप की इज्जत इस तरह मिट्टी में मिला देगी। दिल टूट चुका था, इसलिए मैंने पक्का फैसला कर लिया कि मैं रेस्टोरेंट वापस नहीं जाऊंगा। मैंने ठंडे लहजे में कहा, यहां की हवा मेरे लिए बहुत भारी हो गई है, मैं अब यहां रह नहीं सकता। और बुढ़ापे में मेरी देखभाल की चिंता मत करो, मैं किसी ओल्ड एज होम में रह लूंगा। ये सुनकर मेरे भाई का चेहरा सफेद पड़ गया। भैया, क्या आप बात को ज्यादा बड़ा नहीं बना रहे? सिर्फ एक प्लेट मूंगफली की बात है, क्या सच में बाप बेटी का रिश्ता इतना टूट जाना चाहिए? मैंने मुंह फेर लिया और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक प्लेट मूंगफली ही तो थी, फिर अपने ही बाप को हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी था क्या? चाहे मैंने कितनी भी सफाई दी हो, सबको यकीन था कि मैंने चोरी की है। मेरा भाई झुंझलाकर बोला, तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो गए हो, मुझे तुमसे बात करने का भी मन नहीं है। ये कहकर वो चला गया। तब मेरा अप्रेंटिस आगे बढ़ा और बोला, मास्टर, मैं आपको अपने रेस्टोरेंट का हेड शेफ बनाना चाहता हूं। उसने एक अग्रीमेंट मेरे सामने रखा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया और पढ़ते ही मेरी आंखें फट गईं। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मुझे बिजनेस के 70% शेयर्स मिलेंगे। दुनिया भर में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि कोई मालिक अपने शेफ को इतनी बड़ी हिस्सेदारी दे। मेरा अप्रेंटिस बोला, मेरे पिता और मैं ओवरसीज से केटरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए वापस आए हैं। हम बहुत पहले से आपके नाम और काम के फैन हैं, इसीलिए हमने आपका अप्रेंटिस बनना पसंद किया। अब जबकि मैं आपके साथ इतना अन्याय देख रहा हूं तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं आपको अपना गॉडफादर मानता हूं और बुढ़ापे में आपकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। ये बात भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई थी। सच कहूं तो मैंने पहले ही देख लिया था कि मेरा ये अप्रेंटिस सिर्फ होशियार ही नहीं बल्कि बहुत ही असाधारण शख्सियत वाला इंसान है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना ईमानदार और वफादार निकलेगा।
मेरी बेटी और दामाद के मुकाबले में वो हर मामले में कहीं बेहतर था। मेरा दिल बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। मेरी खामोशी देखकर अप्रेंटिस ने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। वो मुस्कुराया और बोला, मास्टर, जल्दी फैसला मत कीजिए, आराम से सोचिए। अगली सुबह शेन किंगनिंग हॉस्पिटल पहुंची। वार्ड में घुसते ही उसने भौएं चढ़ा ली। कल जो गेस्ट्स आए थे वो खाने से बहुत नाराज थे। मैंने उन्हें 7 दिन पहले से इनवाइट किया था। पापा, मेरे साथ वापस चलिए और मेरी मदद कीजिए। वो मेरी तरफ बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने गुस्से से कहा, मेरी हालत देखो, मैं हॉस्पिटल में हूं, मैं बीमार हूं, नया शेफ रख लो। लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। मुझे और भी ज्यादा निराशा हुई। वो बोली, हमने नया शेफ रख लिया है, माँ ने रेकमेंड किया था। इस बार आपको सिर्फ उसकी हेल्प करनी होगी। आखिर किचन में 2 हेड शेफ तो नहीं हो सकते। आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप अकेला 2 लोगों का काम कर सकते हो। उसने ये बात इतनी आसानी से कही जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल हो। मेरा खून खौल उठा। तो अब वो चाहती थी कि मैं किसी और का असिस्टेंट बनकर काम करूं। एक स्टेट बैंक्वेट शेफ कभी किसी और शेफ का असिस्टेंट नहीं बनता। ये मेरी प्रोफेशनल डिग्निटी को कुचलने जैसा था। मेरे चेहरे का रंग देखकर शेन किंगनिंग शिकायत करने लगी। पापा, हमने इतना कॉम्प्रोमाइज किया और आपको असिस्टेंट की पोजीशन दी, फिर भी आप खुश नहीं हो। क्या आप तब तक चैन से नहीं बैठोगे जब तक पूरा परिवार टूट न जाए? अगर आप मेरे पापा ना होते तो मैं आपकी परवाह भी नहीं करती। उसकी आंखों में तरस और तुच्छता देखकर मेरे हाथ इतने जोर से बंध गए कि उंगलियों की हड्डियां तक चटक गईं। मैंने चुपचाप उसकी तरफ पीठ कर ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था, जो बेटी कभी इतनी समझदार और संस्कारी थी, वो इतनी कठोर कैसे बन गई। तब शेन किंगनिंग ने आंखें सिकोड़कर कहा, अगर आपका यही एटीट्यूड है तो फिर हमें हिसाब किताब साफ करना होगा। आपके रहने का खर्चा महीने का 1000 युआन था। 2 साल में 24,000 युआन बनते हैं। खाने पीने का हिसाब में नहीं लगाऊंगी। चलिए राउंड फिगर कर देते हैं, बस मुझे 20,000 युआन दे दीजिए। मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। मेरा अप्रेंटिस और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो चिल्लाया, शेन किंगनिंग, ये बहुत ही बेरहमी की बात है। अगर हिसाब ही लगाना है तो फिर ये भी हिसाब लगाओ कि मास्टर ने तुम्हें पालने पोसने में कितना खर्चा किया। शेन किंगनिंग ने नाक से हंसी उड़ाते हुए कहा, बच्चे को पैदा करना और पालना तो माँ बाप का फर्ज होता है। अब मेरी शादी हो चुकी है। जियांग परिवार अगर उनकी मदद करे तो एहसान है, और अगर ना करे तो उनका हक है। अब उसे लगने लगा था कि नया शेफ सिन बहुत काबिल है, इसलिए उसके सारे संकोच खत्म हो चुके थे। उसका रवैया पूरी तरह बदल गया था। मेरा दिल बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। दांत भींचकर मैंने कहा, सिर्फ 20,000 युआन ही तो हैं, मैं दे दूंगा। आज के बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते चलेंगे। शेन किंगनिंग ने बिना झिझक जवाब दिया, ठीक है, बस मुझे उम्मीद है कि बाद में आपको इसका पछतावा नहीं होगा। पैसे ट्रांसफर करने के बाद शेन किंगनिंग पलटकर चल दी। शेन किंगनिंग पैसे लेकर बिना पीछे देखे चली गई। जितना ज्यादा मैं इस बारे में सोचता उतना ही उदास हो जाता। मेरे सीने में बोझ सा महसूस हो रहा था और मुझे जोर जोर से खांसी आने लगी। मेरे पास लगे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स फिर से अलार्म बजाने लगे। मेरा अप्रेंटिस घबराकर तुरंत डॉक्टर को बुला लाया। कुछ देर बाद मेरी हालत फिर से स्टेबल हो गई। इसी बीच किचन के कुछ पुराने स्टाफ ने मुझे एक छोटे ग्रुप चैट में ऐड कर दिया। ग्रुप में एक वीडियो शेयर हुई थी। वीडियो में शेन किंगनिंग मुस्कुराते हुए जियांगजू और अपनी सास को बता रही थी कि पैसे वापस मिल गए हैं। जियांगजू खुश होकर बोला, लगता है बुढ़े की तबीयत ठीक ही है, बस थोड़ा गुस्से वाला हो गया है। बीवी हो तो तुम जैसी। ये कहकर उसने शेन किंगनिंग को गले लगा लिया। फिर वो बोला, अब बस एक अच्छा खाना बनाकर गेस्ट्स को खुश करना है, बिजनेस फिर से स्टेबल हो जाएगा। सास ने पहले शेन किंगनिंग को थम्स अप दिया, फिर गर्व से बोली, चिंता मत करो, जो शेफ मैंने रखा है वो बहुत भरोसेमंद है, डिसिप्लिन्ड है और हर तरह का खाना बना सकता है। गेस्ट्स जरूर खुश होंगे। वीडियो में उन तीनों को इतना खुश देखकर मेरी बची खुची उम्मीद भी टूट गई। मैंने अपने अप्रेंटिस की तरफ देखा और धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, बेटा, जो बात तुमने पहले कही थी मैं मान गया। ये सुनते ही मेरा अप्रेंटिस तुरंत घुटनों पर बैठ गया और जमीन पर मत्था टेक दिया। गॉडफादर, आज से मैं आपकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं आपका ख्याल रखूंगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू एक तरफ उसकी वफादारी से प्रभावित होने के थे और दूसरी तरफ अपनी ही बेटी के बर्ताव पर बेपनाह दुख के। 7 दिन बाद वो खास और बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट्स वक्त पर शेन किंगनिंग के रेस्टोरेंट पहुंच गए। नए शेफ की देखरेख में एक से बढ़कर एक खुशबूदार डिशेस टेबल पर लगाई गईं। जियांगजू मुस्कुराते हुए सबसे अमीर मेहमान के सामने वाइन भरते हुए बोला, सर जरूर टेस्ट कीजिए, इस बार आपको खाना जरूर पसंद आएगा। शेन किंगनिंग और उसकी सास एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थीं। उनके
दिमाग में रेस्टोरेंट के चमकते भविष्य की तस्वीरें घूम रही थीं। सबसे अमीर मेहमान ने चॉपस्टिक्स उड़ाई और डोंगपो पोर्क का एक टुकड़ा मुंह में रखा, लेकिन अगले ही पल उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने नाराज होकर कहा, इसमें मांस की बदबू बहुत ज्यादा है और कुकिंग भी रफ है। ये सुनते ही शेन चिंगनिंग, जियांगजू और सास के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। जियांगजू जल्दी से बोला, सर कोई बात नहीं, हर डिश परफेक्ट नहीं होती, कृपया कुछ और ट्राई कीजिए। शेन चिंगनिंग भी संभलते हुए बोली, जी हाँ, जैसे ये स्टीम्ड सी बैस, ये हमारी स्पेशलिटी है, मुझे पूरा यकीन है आपको पसंद आएगी। गेस्ट ने बिना कुछ कहे मछली का एक टुकड़ा खाया, फिर तुरंत चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। फिश फ्रेश नहीं है, मैं तुम लोगों को 7 दिन का वक्त देकर गया था और तुमने मेरी खातिरदारी के लिए ये तैयारी की है। हर एक कमेंट के साथ शेन किंग निंग और बाकी लोगों के माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। शेन किंग निंग जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, सर इतनी सारी डिशेस हैं, जरूर कोई ना कोई आपको पसंद आ जाएगी। लेकिन गेस्ट का चेहरा और भी ठंडा हो गया। वो कुर्सी से खड़ा हुआ और बोला, मैं यहां और नहीं खाऊंगा, तुम्हारे रेस्टोरेंट को बहुत सुधार की जरूरत है। ये कहकर वो सीधा बाहर निकल गया। ये देखकर शेन किंग निंग बिल्कुल सन्न रह गई। उसने गुस्से से अपनी सास की तरफ देखा। आपने तो कहा था शेफ बहुत फेमस और भरोसेमंद है। सास भी घबरा गई, लेकिन ये शेफ सच में इस एरिया में काफी मशहूर है, सब लोग कहते हैं इसका खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। शेन किंग निंग गुस्से से बोली, एक ऐसे शेफ जो कभी हाई एंड बैंक्वेट तक नहीं संभाल पाया, आपने इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट्स को एंटरटेन करवाया। क्या ये खुद अपनी बर्बादी को दावत नहीं देना है? जियांग झू ने भी नाराज नजरों से अपनी मां को देखा। बस करो, मां ने जानबूझकर नहीं किया। अगर ये शेफ अच्छा नहीं है तो हम दूसरा रख लेंगे। जब तक हमारी रेपुटेशन बच जाती है, हम बर्बाद नहीं होंगे। मां और बेटे की बातें सुनकर शेन किंग निंग को वही बेबसी महसूस हुई जो कभी मुझे महसूस होती थी। वो बिल्कुल लाचार थी। उधर गेस्ट्स अभी गाड़ी में ही बैठे थे कि सबसे अमीर मेहमान को एक पुराने दोस्त का फोन आया। दोस्त ने कहा, अब मुझे समझ आया कि उस रेस्टोरेंट का खाना इतना खराब क्यों था। उनका असली शेफ गुस्से में नौकरी छोड़कर चला गया है। अब वो नई खुली हुई जैंग रेस्टोरेंट में है। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। गेस्ट ने बिना सोचे तुरंत हां कर दी और सीधा मेरे अप्रेंटिस के रेस्टोरेंट की तरफ निकल गया। रेस्टोरेंट पहुंचते ही पहली डिश सर्व हुई, पत्ता गोभी और टोफू का सूप। दिखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन उसकी खुशबू ने सबको हैरान कर दिया। गेस्ट का दोस्त बोला, ये सूप बर्ड्स नेस्ट सूप से कम नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा सूप नहीं पिया। सबसे अमीर मेहमान ने थोड़ा शक के साथ चम्मच उठाया। उसने एक सिप ली और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं। बिना कुछ कहे उसने पूरा बोल भर लिया और एक ही सांस में पी गया। सबसे अमीर मेहमान ने बिना कुछ कहे पहला बोल खत्म किया, फिर दूसरा बोल, फिर तीसरा बोल। टेबल पर सिर्फ 2 लोग बैठे थे, लेकिन कुछ ही देर में पूरी सूप की हांडी खाली हो गई। गेस्ट ने स्वाद का मजा लेते हुए थम्स अप दिया और हैरानी से बोला, बहुत ही लाजवाब। इंग्रेडिएंट्स का असली स्वाद पूरी तरह बरकरार है, साथ ही एक हल्की सी खुशबू भी है। सूप इतना हल्का और ताजा लग रहा है कि दिल खुश हो गया। इस लेवल की कुकिंग तो सिर्फ स्टेट बैंक्वेट शेफ ही कर सकता है। उसका दोस्त हंस पड़ा, अरे ये तो बस शुरुआत है, सबसे बेहतरीन डिशेस अभी बाकी हैं। मैं गारंटी देता हूं कि एक बार खाने के बाद तुम रोज यहां आना चाहोगे। उसके बाद मेरे अप्रेंटिस ने भी एक पूरी टेबल भरकर डिशेस सर्व करवा दी। कुछ मेन डिशेस मैंने खुद बनाई थी और बाकी डिशेस मेरे अप्रेंटिस ने मेरी गाइडेंस में तैयार की थी। हर डिश खाने के बाद गेस्ट्स तारीफों के पुल बांधते जा रहे थे। आखिर में सब लोग जिद करने लगे कि वो हेड शेफ से मिलना चाहते हैं। जब मैं बाहर आया तो उन्होंने मुझसे कुकिंग के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे। मैंने सबका धैर्य से जवाब दिया। सबसे अमीर मेहमान इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने परिवार के बड़े बैंक्वेट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दिया। बैंक्वेट वाले दिन सिर्फ उसका परिवार ही नहीं बल्कि हर फील्ड के मशहूर लोग भी मौजूद थे। एक टीवी स्टेशन भी पूरे इवेंट की रिकॉर्डिंग कर रहा था। पूरे फंक्शन में हर गेस्ट सिर्फ एक ही बात कर रहा था, खाने का जवाब नहीं। जिंदगी में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। बैंक्वेट के दौरान एक खास मेहमान ने सबके सामने मेरा परिचय कराया। उसी शाम में लोकल न्यूज में भी दिखाया गया। उधर शेन चिंग निंग अपने फोन पर वीडियो स्क्रॉल कर रही थी। जैसे ही उसने न्यूज में मुझे देखा, वो एकदम से खड़ी हो गई। ये तो मेरे पापा हैं। वो गेस्ट्स मेरे पापा के रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। जियांगजू और उसकी मां दोनों हैरान रह गए और जल्दी से उसके पास आ गए। वीडियो में दिख रहा था कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज मेरी तारीफ कर रहे हैं। सब मुझे थम्स अप दे रहे थे। तीनों कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। पहले उन्हें पछतावा हुआ, फिर धीरे धीरे उनके दिल में जलन भी पैदा होने लगी। शेन चिंग निंग ने गहरी सांस भरी। पापा ने ऐसा कैसे कर दिया? अपने अप्रेंटिस के साथ मिलकर रेस्टोरेंट खोल लिया।
हमारा बिजनेस पहले ही बुरा चल रहा था। मेरी सास ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। आखिर हम फैमिली ही तो हैं, इतनी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी। शेन चिंग निंग ने फिर से सांस भरी। बाद में मैंने सीसीटीवी और रिकॉर्ड्स चेक किए थे। सच में वो मूंगफली मेरे अप्रेंटिस ने ही खरीदी थी। पापा का गुस्सा तेज है, वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए, और ऊपर से हमने नया हेड शेफ भी रख लिया। मुझे इतना सख्त नहीं होना चाहिए था। उसकी आवाज में पछतावा साफ महसूस हो रहा था। पापा के जाने के बाद रेस्टोरेंट का बिजनेस दिन ब दिन गिरता गया। हमने कई शेफ्स बदले, लेकिन कस्टमर्स हर बार यही कहते थे कि खाना बहुत खराब है। अब तो मुश्किल से कोई कस्टमर आता है। पुराने किचन हेल्पर्स और स्टाफ भी एक एक करके नौकरी छोड़कर चले गए। शेन चिंग निंग और उसकी सास ने हर तरह की मार्केटिंग कोशिश की, कभी हाफ प्राइस डिस्काउंट, कभी फ्री डिशेस, कभी स्पेशल ऑफर्स, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिर में शेन चिंग निंग सिर्फ दुकान में बैठकर परेशान रहती। तब सास ने धीरे से सलाह दी, क्यों ना तुम्हारे पापा को वापस बुला लिया जाए। जियांग जू ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल, पापा का स्वभाव चाहे कितना भी जिद्दी हो, लेकिन उनकी कुकिंग पर कभी शक नहीं किया जा सकता। पैसे को ठुकराना बेवकूफी होगी। थोड़ी देर बाद मेरा फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नाम था शेंग किंग निंग। फोन उठाते ही उसने कहा, पापा, आप अपनी बेटी का साथ छोड़कर आउटसाइडर्स का साथ क्यों दे गए हो? हमारा रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं, भूल गई? हमने खुद कहा था कि आज के बाद हम अपने अपने रास्ते चलेंगे, और वैसे भी सबसे पहले भरोसा तुमने ही तोड़ा था। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही, फिर शेंग किंग निंग की आवाज भर आ गई, पापा, क्या आप अपनी छोटी सी बात को लेकर इतने सालों तक दिल में रखेंगे? हम सामने बैठकर बात क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको 4000 युआन महीना दूंगी, बस एक बार वापस आ जाओ और हमारी मदद कर दो। हमारा पूरा घर रेस्टोरेंट पर निर्भर है। अगर रेस्टोरेंट बंद हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आपका पोता अभी मिडिल स्कूल में है, उसका क्या होगा? बोलते बोलते वो जोर जोर से रोने लगी। मेरी एक कमजोरी हमेशा से रही है, मैं प्यार और नरमी के सामने जल्दी पिघल जाता हूं, और किसी अपने को रोते हुए देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी रोने की आवाज सुनकर मुझे उसका बचपन याद आ गया। कैसे वो छोटी सी बच्ची बनकर मेरी उंगली पकड़कर चला करती थी, कैसे हर बात पर पापा कहकर मुझे बुलाती थी। मेरी खामोशी देखकर शेंग किंग निंग ने मौका देखकर फिर कहा, पापा, एक बार सामने मिलकर बात करते हैं। अगर आप हमारे बर्ताव से खुश ना हुए तो तुरंत वापस चले जाना, ठीक है? अंदर ही अंदर वो भी बहुत परेशान थी। काफी देर तक मनाने के बाद आखिरकार मैंने हाँ कर दी। मैंने उससे कहा, ठीक है, आज रात 9 बजे मिलते हैं। फोन रखने के बाद मैंने ये बात अपने अप्रेंटिस को भी बता दी। मुझे लगा था मेरा अप्रेंटिस इस बात का विरोध करेगा, लेकिन उसने बिना किसी ऐतराज के सिर्फ इतना कहा, मास्टर, आप जो भी फैसला लेंगे मैं उसका पूरा सपोर्ट करूंगा। इतना ही नहीं, वो खुद मुझे गाड़ी से रेस्टोरेंट तक छोड़ने गया। मैं लगभग आधा घंटा पहले ही पहुंच गया। रेस्टोरेंट का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, मुझे अंदर से शेंग किंग निंग की हंसी सुनाई दी। वो बड़े आत्मविश्वास से कह रही थी, मुझ पर छोड़ दो, मेरे पापा हमेशा से मेरी रोती हुई शक्ल देखकर पिघल जाते हैं, इस बार भी वो जरूर रुक जाएंगे। उसकी आवाज में पूरा यकीन था, और सच कहूं तो उसे मेरी सबसे बड़ी कमजोरी का पता था। उसकी मां बहुत पहले गुजर गई थी, इसलिए मैंने उसे हमेशा हद से ज्यादा प्यार दिया था। मुझे डर रहता था कि कहीं उसे जिंदगी में कोई कमी महसूस ना हो। जियांग जू खुश होकर बोला, बहुत बढ़िया मेरी प्यारी बीवी। ये कहकर उसने थम्स अप दिया, फिर हंसकर बोला, जब तुम्हारे पापा वापस आ जाएंगे मैं तुरंत उनसे कुकिंग सीखना शुरू कर दूंगा, फिर मुझे उनका एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब मैंने देखा कि शेन किंग निंग ने उसकी बात पर सर हिलाकर हां कर दी। फिर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने जोर से दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। एक पल में पूरा कमरा खामोश हो गया। तीनों ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उनके चेहरों पर साफ शौक था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज इतनी जल्दी आ जाऊंगा। शेन किंग निंग घबराकर बोली, पापा, आप कब आए? अंदर आइए, बैठिए, मैंने गुस्से से कहा। नाटक मत करो, जो कुछ तुम लोग अभी कह रहे थे मैंने सब सुन लिया है। मेरी मुट्ठियां कस गईं। मैं शेन किंग निंग को घूरते हुए बोला, लगता है पिछले जन्म में मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया था, जो मुझे तुम जैसी पत्थर दिल बेटी मिली। ये सुनते ही शेन किंग निंग का चेहरा काला पड़ गया। जियांग झू ने भी अपना नकली विनम्र चेहरा उतार दिया। वो तीखे लहजे में बोला, किंग निंग, आपकी इकलौती बेटी है, आप उससे ऐसे कैसे कह सकते हो? आप उसके बाप हो, उसके लिए सब कुछ करना आपका फर्ज है। मैंने दांत भींचकर जवाब दिया, मैंने उसके लिए जितना कर सकता था सब किया, लेकिन तुम लोग हद पार कर चुके हो।
जियांग झू और मेरी सास दोनों हंस पड़े, जैसे मेरी बात उनके लिए मजाक हो। शेन किंगनिंग ने गहरी सांस ली और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, पापा, तो आप आउटसाइडर्स की मदद करोगे लेकिन अपनी बेटी की नहीं? मैं गुस्से से कांप गया। मैं ही तो असली विक्टिम था। मैंने उसके लिए अपनी जिंदगी की कमाई तक लगा दी, रेस्टोरेंट को बचाने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च किए, उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन उसने पहले मुझ पर भरोसा तोड़ दिया, फिर मुझे बाप मानने से इनकार कर दिया और अब सारा दोष भी मेरे सर पर डाल रही थी। ये कितना बेइंसाफी भरा था। मैं ठंडी आवाज में बोला, ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। शेन किंगनिंग की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। मुझे नहीं पता था कि वो क्या सोच रही थी, लेकिन अब मुझे वहां एक पल भी नहीं रुकना था। मैं अपने अप्रेंटिस के साथ वहां से चला गया। अगली सुबह मेरा नाम फिर से लोकल न्यूज के हॉट सर्च पर था, लेकिन इस बार वजह अच्छी नहीं थी। शेन किंगनिंग ने खुद मीडिया को इन्फॉर्मेशन दे दी थी। उसने रिपोर्टर्स के सामने कहा कि मैं आउटसाइडर्स को इंपॉर्टेंस देता हूं और अपनी बेटी की मदद नहीं करता। उसने ये भी कहा कि मुझे अकेला देखकर उसने मुझे घर दिया, खाना दिया और हर महीने खर्च के पैसे दिए, लेकिन मैं नाशुक्रा निकला। उसने आरोप लगाया कि मैं अपने अप्रेंटिस को साथ लेकर उसके रेस्टोरेंट का बिजनेस बर्बाद कर रहा हूं। कैमरे के सामने शेन किंगनिंग और मेरी सास दोनों रो रो कर अपनी कहानी सुना रही थीं। मेरे खिलाफ एक के बाद एक इल्जाम लगाए जा रहे थे। मामला इतना बढ़ गया कि मुझे एक टीवी मीडिएशन शो में बुलाया गया। शो वाले चाहते थे कि सबके सामने सुलह करवाई जाए। इंटरनेट पर बहुत सारे लोग शेन किंगनिंग की बातों पर भरोसा बैठ गए। उसके लिए सिंपैथी की लहर चल पड़ी। साथ ही मेरे खिलाफ हजारों नेगेटिव कमेंट्स आने लगे। मेरा अप्रेंटिस और किचन के पुराने स्टाफ बार बार सच बताने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी आवाज लोगों के शोर में दब गई। जो रेस्टोरेंट पहले कस्टमर से भरा रहता था, अब वहां अजीब लोग आकर तमाशा देखते। कुछ लोग वीडियोस बनाते, कुछ बहस करते। नॉर्मल बिजनेस चलाना मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं, मुझे और मेरे अप्रेंटिस को हर रोज अनजान लोगों के मैसेजेस और गालियां मिलने लगीं। पहले होता तो शायद मैं गुस्से से फट पड़ता, लेकिन अपनी बेटी के साथ जो कुछ हुआ था उसने मुझे और ज्यादा शांत और समझदार बना दिया था। मैंने अपने पुराने कस्टमर्स और दोस्तों से संपर्क किया और फैसला किया कि टीवी शो में जाकर पूरा सच सबके सामने रखूंगा। इसी दौरान शेन किंगनिंग का फोन आया। उसने जिद्दी लहजे में पूछा, पापा, अब तो आपको सिचुएशन समझ आ गई होगी ना? मैंने तुरंत जवाब दिया, मुझे पापा मत बुलाओ, मेरी कोई ऐसी बेटी नहीं है। तुम और जियांग झू मेरे लिए। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही शेन किंगनिंग जोर से हंस पड़ी। लोग बदल जाते हैं पापा, और मैं भी बदल गई हूं। मैं अब पहले की तरह नहीं रहना चाहती। शेन किंगनिंग फोन पर बोली, मैं अब इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती। सीधा जवाब दो, क्या आप वापस आकर हमारी मदद करोगे या नहीं? ये आखिरी मौका है। अगर आप वापस आ जाओ तो हम पुरानी सारी बातें भूल जाएंगे। मैंने ठंडे लहजे में सिर्फ 2 शब्द कहे, जरूरत नहीं। उसके बाद मैंने फोन काट दिया, फिर उसका नंबर ब्लॉक और डिलीट भी कर दिया। कुछ ही देर बाद वही सबसे अमीर मेहमान खुद रेस्टोरेंट में मेरे पास आया। वो बोला, शेफ शेन, मैंने आपके बारे में सब कुछ सुना है। अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो बिना झिझक बताइए। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, फिर एक कागज निकाला और उस पर कुछ बातें लिखकर उसके हवाले कर दी। मैंने कहा, शेन किंगनिंग और उसके लोग मुझे टीवी शो पर सामने बैठकर कन्फ्रंट करना चाहते हैं। मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चीजों की इन्वेस्टिगेशन करवानी है। उम्मीद करता हूं आप मेरी मदद करेंगे। सबसे अमीर मेहमान ने अपना सीना ठोक कर कहा, 2 दिन के अंदर सब तैयार हो जाएगा। तब जाकर मैंने अपने अप्रेंटिस को लाइव स्ट्रीम शुरू करने की इजाजत दी। इंटरनेट पर इस मामले की चर्चा और तेज हो गई। शेन किंगनिंग लगातार ऑनलाइन वीडियोस और पोस्ट्स डालकर अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी। कुछ लोग उसकी तरफदारी कर रहे थे, कुछ लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग उसकी आलोचना भी कर रहे थे। इस सब के बीच मैं बिल्कुल चुप रहा। ना कोई इंटरव्यू दिया, ना कोई सफाई। मैं सिर्फ टीवी शो के दिन का इंतजार करता रहा। आखिरकार शो का दिन आ गया। मैं सीधा प्रोग्राम वेन्यू पहुंचा। जियांग झू ने मुझे देखते ही पहला वार किया। वो बड़े अदब से बोला, पापा, हम सब एक ही परिवार है, इतनी बड़ी बात बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे हंसी आ गई। जब मैं उनके घर में था तब वो मुझे इज्जत से बात तक नहीं करता था। आज ऑडियंस और कैमरास के सामने अचानक पापा कह रहा था। सच में नाटक करना कोई उससे सीखे। मेरी सास भी तुरंत बोल पड़ी, इस उम्र में इतना हंगामा करना ठीक है क्या? हमने पूरी जिंदगी बच्चों के लिए ही तो मेहनत की है। अगर आप माफी मांग लो तो सारी बातें खत्म हो सकती हैं। शेन किंगनिंग की आंखों में आंसू भर आए। वो धीमी आवाज में बोली, पापा, क्या हम फिर से नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते? ऑडियंस में बैठे कई लोग उनकी बातों से प्रभावित हो गए। सब उन्हें समझदार और संस्कारी कहने लगे। कुछ लोगों को लगने लगा कि मुझे ही झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं पूरे वक्त ठंडे चेहरे के साथ सामने बैठा रहा।
मेरी इस खामोशी ने इंटरनेट और ऑडियंस दोनों में गालियों की बारिश कर दी। लोग मुझे बूढ़ा, जिद्दी और नाशुक्रा कहने लगे। थोड़ी देर बाद शो ऑफिशियली शुरू हुआ। होस्ट ने सीधा मुझसे सवाल पूछा, मिस्टर शैन, क्या आपकी बेटी और दामाद जो इल्जाम लगा रहे हैं वो सच है? मैंने बिना झिझक तुरंत सर हिला दिया। नहीं, ये सब झूठ है, मेरे पास सबूत है। मेरी इतनी पक्की आवाज सुनकर पूरा स्टूडियो एक पल के लिए खामोश हो गया। मैंने आगे कहा, जिस मूंगफली को लेकर इतना हंगामा हुआ था, वो मेरे अप्रेंटिस ने अपने पैसे से खरीदी थी। रेस्टोरेंट के सामने वाले सुपरमार्केट और पैनकेक शॉप के सीसीटीवी कैमराज में सब रिकॉर्ड है। वहां के एम्प्लॉइज भी गवाही दे सकते हैं। जैसे ही मैंने बात पूरी की, स्टूडियो की बड़ी स्क्रीन जगमगाने लगी। सबके सामने सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि मेरा अप्रेंटिस सुपरमार्केट से मूंगफली खरीद रहा है, फिर वो रेस्टोरेंट में लौट रहा है। सिर्फ मूंगफली ही नहीं, वीडियो में तेल और नमक तक उसने खुद खरीदा था। ये देखते ही ऑडियंस की नजरें शेन किंग निंग और बाकी दोनों पर टिक गईं। उनके चेहरों की मुस्कान गायब हो गई। सब सफेद पड़ गए। सबसे पहले जियांग जू संभला। वो जल्दी से बोला, ठीक है, मान लिया उस वक्त हमसे गलतफहमी हो गई थी, लेकिन क्या इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा करना जरूरी था? मेरी सास भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाने लगी। हाँ, हम फैमिली हैं, घर की बात घर में सुलझानी चाहिए, सबके सामने तमाशा करने की क्या जरूरत थी? शेन किंग निंग भी रोती हुई आवाज में बोली, पापा, क्या हमारा बाप बेटी का रिश्ता इतनी सी गलतफहमी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता? ऑडियंस में बैठे कई लोग फिर से उनकी तरफ झुकने लगे। सबको लगा बात बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग तक सिमट जाएगी। लेकिन अगले ही पल स्टूडियो का दरवाजा खुला। मेरा अप्रेंटिस और रेस्टोरेंट के किचन हेल्पर्स अंदर आ गए। एक हेल्पर ने सीधा कहा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ये लोग लगातार मास्टर पर दबाव बना रहे थे, उन्हें जबरदस्ती गलती मानकर माफी मांगने को कह रहे थे। चाहे हम कितनी भी सफाई देते रहें, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, हम सब गवाह हैं। ये कहकर उसने एक और वीडियो एविडेंस निकाल दिया। स्क्रीन पर दूसरी रिकॉर्डिंग चल पड़ी। ये रिकॉर्डिंग चुपके से एक किचन हेल्पर ने बनाई थी। डर के मारे उसने पहले कभी सामने नहीं लाई थी। वीडियो में साफ दिख रहा था, मैं सीने को पकड़कर दर्द से झुक गया था। मेरी हालत खराब थी, लेकिन शेन किंग निंग, जियांग जू और मेरी सास वहीं खड़े थे। किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने एम्बुलेंस नहीं बुलाई, किसी के चेहरे पर चिंता तक नहीं थी। पूरा स्टूडियो एकदम से शोर से भर गया। ऑडियंस हैरान रह गई। पब्लिक ओपिनियन पल भर में उलट गया। जो लोग अब तक मुझे दोषी मान रहे थे, अब गुस्से से शेन किंग निंग और उसके परिवार की तरफ देख रहे थे। ऑडियंस का गुस्सा अब पूरी तरह शेन किंग निंग, जियांग जू और उसकी सास की तरफ मुड़ चुका था। मैंने आगे कहा, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी शेन किंग निंग मेरे पास आई थी और उसने मुझसे पिछले 2 सालों के लिविंग एक्सपेंसेस वापस मांगे थे। शेन किंग निंग तुरंत चिल्लाई, झूठ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन मैंने बिना कुछ कहे रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग सुनते ही उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। मैंने फिर कहा, तुम लोग कहते थे कि मुझे घर लाकर मेरा बुढ़ापे का सहारा बनोगे, लेकिन सच ये था कि तुम मुझे फ्री का शेफ बनाकर इस्तेमाल करना चाहते थे। मैंने तुमसे एक पैसा तक नहीं लिया, उल्टा मैं ही रेस्टोरेंट में पैसे लगाता रहा। जियांग जू तुरंत बोल पड़ा, ये सब झूठ है, तुमने हमें कब पैसे दिए? ये हम पर इल्जाम लगाकर सिंपैथी लेना चाहते हैं। लेकिन इस बार मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरा अप्रेंटिस और किचन हेल्पर खड़े हो गए। एक हेल्पर ने सीधा कहा, जियांग जू और उसकी मां हमेशा सबसे सस्ते और पुराने इंग्रेडिएंट्स खरीदते थे। अच्छे इंग्रेडिएंट्स के पैसे तो मास्टर अपनी जेब से देते थे। अगर मास्टर रेस्टोरेंट को सपोर्ट ना करते तो ये बिजनेस बहुत पहले बंद हो गया होता। ये बातें सुनकर जियांग जू और शेन किंग निंग दोनों सन्न रह गए। उन्हें इस बात का कभी पता ही नहीं था और मैंने कभी बताया भी नहीं था। मुझे डर था कि मेरी सास मुझे कंजूस समझेगी और मैं दिल से चाहता था कि मेरी बेटी का बिजनेस सफल हो। लेकिन आज लग रहा था कि अगर बता भी देता तब भी शायद कोई मेरी कद्र नहीं करता। तभी स्टूडियो में कुछ और लोग आए। ये सब रेस्टोरेंट के पुराने चेफ्स थे। उन्होंने भी गवाही दी। एक चेफ बोला, तुम लोग हमेशा चेफ्स को दोष देते थे कि खाना खराब है, लेकिन इतने कम इंग्रेडिएंट बजट और इतने कम स्टाफ के साथ कोई भी अच्छा खाना नहीं बना सकता। दूसरा चेफ बोला, हम सब इसी वजह से नौकरी छोड़कर चले गए थे। ये सब सुनते ही शेन किंग निंग और उसके परिवार के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। ये आखिरी झटका था। मेरी सास का चेहरा पीला पड़ गया। उसे चक्कर आ गया और स्टाफ उसे साइड में ले गया। शेन किंग निंग और जियांग जू वहीं खड़े रह गए, जैसे उनकी रूह निकल गई हो। कुछ देर बाद दोनों एक साथ मेरे सामने घुटनों पर बैठ गए। शेन किंग निंग रोते हुए बोली, पापा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। अब से मैं आप पर पूरा भरोसा करूंगी। मुझे पता है रेस्टोरेंट के लिए आपने कितना कुछ किया है। मैं आपकी अच्छी तरह सेवा करूंगी।
लेकिन मैंने उसकी आंखों में देखकर ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें पता नहीं था? तुमने पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर ली थी। तुम सच जानती थी, फिर भी तुमने मुझे बदनाम करना चुना और सबसे पहले मुझ पर भरोसा तोड़ने वाली भी तुम ही थी। ये सुनते ही शेन किंगनिंग बिल्कुल चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। पापा, आप मुझे छोड़ नहीं सकते। अगर आप इस बार भी मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं सच में बर्बाद हो जाऊंगी। जियांग झू ने भी मेरा पैर पकड़ लिया। पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें एक और मौका दे दो प्लीज। दोनों को अब अपनी हर गलती का पछतावा हो रहा था। मैंने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर तुमने मुझे थोड़ा सा भी सम्मान दिया होता तो आज भी रेस्टोरेंट फल फूल रहा होता, लेकिन अब मेरा दिल मर चुका है। ये कहकर मैं मुड़ गया। शेन किंगनिंग और जियांग झू मेरे पीछे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें रोक दिया। पूरा हॉल उनकी आलोचना कर रहा था। शेन किंगनिंग रोते हुए बार बार मुझे पुकार रही थी, पापा पापा रुक जाओ, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं सीधा स्टूडियो से बाहर निकल गया। बाद में खराब मैनेजमेंट की वजह से शेन किंगनिंग का रेस्टोरेंट आखिरकार बंद हो गया। उसके और जियांग झू के बीच रोज झगड़े होने लगे। उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। एक दिन शेन किंगनिंग ने किसी के जरिए मेरे पास संदेश भेजा। वो मुझसे मिलना चाहती थी। मैं बहुत देर तक सोचता रहा। आखिर में मैंने मिलने का फैसला कर लिया। मुलाकात एक छोटे से टी हाउस में रखी गई। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि शेन किंगनिंग पहले से बहुत दुबली हो चुकी थी। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। पापा, बस इतना ही कह पाई। उसके बाद उसकी आवाज रुक गई। मैं चुपचाप उसके सामने बैठ गया और उसके लिए एक कप चाय भर दी। शेन किंगनिंग ने सर झुकाकर कहा, पापा, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया। सच में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं हर चीज को हक समझ बैठी थी। आपका प्यार, आपकी कुर्बानी, सब कुछ। पापा, क्या आप मुझे माफ कर सकते हो? मैंने उसकी तरफ देखा और अचानक उसका बचपन याद आ गया। कैसे वो छोटी सी बच्ची मेरी पीठ पर सो जाती थी, कैसे उसने पहली बार मुझे पापा कहा था, और कैसे उसकी मां ने अपनी आखिरी सांस से पहले मेरा हाथ पकड़कर कहा था, हमारी बेटी का ख्याल रखना। मैंने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, किंगनिंग, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। तुम मेरी बेटी हो और ये बात कभी नहीं बदलेगी। लेकिन जिंदगी में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो इंसान को खुद चलने पड़ते हैं। मैं तुम्हारी कुछ वक्त तक मदद कर सकता हूं, लेकिन हमेशा नहीं। अब वापस जाओ और अपनी जिंदगी ठीक से जीना सीखो। शेन किंगनिंग रोते हुए सर हिलाने लगी। पापा, मैं। शेन किंगनिंग ने आंसुओं भरी आंखों से मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, पापा, क्या आप वापस आ सकते हो? मैंने धीरे से सर हिला दिया। नहीं, अब मैं और मेरा अप्रेंटिस मिलकर रेस्टोरेंट चला रहे हैं और हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। जब भी तुम्हारा मन करे खाना खाने आ सकती हो। हम आज भी बाप बेटी हैं, लेकिन जो बीत गया उसे बीत जाने दो। शेन किंगनिंग काफी देर तक चुप बैठी रही। आखिर में उसने हल्का सा सर हिला दिया। उस मुलाकात के बाद शेन किंगनिंग ने एक नई नौकरी ढूंढ ली। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से स्टेबल हो गई। त्योहारों और खास मौकों पर वो मुझे फोन करती, कभी कभी मिलने भी आ जाती। हालांकि हमारा रिश्ता पहले जैसा करीब कभी नहीं हो पाया, लेकिन कम से कम हम अब दुश्मन भी नहीं रहे। उधर मैं और मेरा अप्रेंटिस जिस रेस्टोरेंट को मेहनत से खड़ा कर रहे थे, वो धीरे धीरे पूरे शहर की पहचान बन गया। हर दिन कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती। बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। मेरा अप्रेंटिस वैसा ही निकला जैसा मैंने सोचा था। वो सच में मुझे अपने परिवार की तरह मानता था। जहां भी जाता गर्व से कहता, ये मेरे मास्टर है और मेरे गॉडफादर भी। उसकी आंखों में मेरे लिए हमेशा इज्जत और प्यार होता था। कभी कभी रात को रेस्टोरेंट बंद होने के बाद खामोशी से बर्तन, चूल्हे और पुराने किचन को देखता रहता, जैसे बीते हुए सालों की यादें आंखों के सामने चलने लगती हों। तब मेरा अप्रेंटिस पूछता, गॉडफादर, क्या सोच रहे हो? मैं हल्का सा मुस्कुराकर कहता, कुछ नहीं, बस पुरानी बातें याद आ गईं। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता, गॉडफादर, पुरानी बातों में मत उलझो, अब आपके पास मैं हूं। मैं मुस्कुराता हूं और हां में सर हिला देता हूं। हां, जिंदगी में हर इंसान को कुछ न कुछ सहना पड़ता है। कुछ लोगों का असली चेहरा देखना पड़ता है, कुछ रिश्तों की हकीकत समझनी पड़ती है। मैं किसी से नफरत नहीं करता, ना ही किसी से बदला लेना चाहता हूं। मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, आगे की जिंदगी सुकून और शांति से गुजरे।
कभी कभी मैं आज भी एक प्लेट मूंगफली तल लेता हूं, साथ में एक छोटा सा पैक भर लेता हूं। मूंगफली का स्वाद अब भी वही है, लेकिन मेरा नजरिया बदल चुका है। आज मुझे लगता है कि जिंदगी के सारे स्वाद, मीठा, खट्टा, कड़वा और तीखा, सब कुछ इस एक प्लेट मूंगफली में समाया हुआ है। समाप्त।